बच्चों, आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो वॉल्केनिक पर करूंगा, ज्वालामुखी पर करूंगा। ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर कहाँ ज्वालामुखी का कहाँ से उद्गार शुरू होता है, इनके केंद्र कहाँ पर हैं, इन सारे विषयों पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, जब ज्वालामुखी की बात की जाती है तो ज्वालामुखी का मतलब है कि पृथ्वी के ये धरातल है जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी के धरातल पर बना हुआ छिद्र या दरार। जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में अर्थात निचली वाली भूपरपटी ऊपरी वाले प्रवार के बीच में जो पूरा मेल्टेड भाग है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण भारी मात्रा में वहां पर हीट है और उस हीट के कारण वहां भारी मात्रा में प्रेशर बना है। स्वाभाविक है कि जब वो प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर धक्का लगाता है, भारी मात्रा में जो एनर्जी वहां पर एकत्रित हो गई है, वो एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जब जबरदस्त धक्का लगाती है तो ऊपर की जो कमजोर चट्टानें हैं, इन कमजोर चट्टानों को तोड़ती है और तोड़ करके सामान्यतः ये मैग्मा बाहर निकल आता है और बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है ना। अर्थात तो पृथ्वी के धरातल या उसके मुख से भारी मात्रा में लगभग 2200 डिग्री जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक का जो मैग्मा बाहर निकलता है उसको सामान्यतः हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसीलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ऊर्जा जब वहां पर केंद्रित हो जाती है तो स्वाभाविक है कि वॉल्केनिक के माध्यम से ये अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर रिलीज हो जाता है और अंदर का प्रेशर बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये पृथ्वी को एक बड़े विस्फोट, एक बिग बैंग से बचाता है। इसीलिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये धरातल है और धरातल के नीचे ये भारी मात्रा में मैग्मा है जो ऊपर की तरफ धक्का लगा करके इस चट्टान को तोड़ करके और इस बेंट, ठीक है ना, ये सामान्यतः क्या है? ये बेंट है, इसको हिंदी में कहते हैं अवनालिका। इस अवनालिका से ये मैग्मा बाहर जा रहा है। ठीक है ना। ये अंदर का जो मैग्मा है अर्थात जो है भारी मात्रा में इसमें तप्त जो है मेल्टेड चट्टाने अर्थात पिघली हुई चट्टाने, खनिज धातुएं सब इसमें पिघली हुई अवस्था में है और ये भारी मात्रा में देखिए आप, ये निकल करके मैग्मा ऊपर जा रहा है और ऊपर जाकर के इसमें से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जिनको हम कहते हैं सामान्यतः बोल्डर, ये बोल्डर देखिए बाहर निकल रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े जिनको हम कहते हैं टेफ्रा, ये टेफ्रा बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ साथ भारी मात्रा में इसमें से CO2 और भारी मात्रा में इसमें से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ जो है भाई इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस और इसके साथ साथ भारी मात्रा में इसमें से जल वाष्प और जल वाष्प के साथ साथ भारी मात्रा में इसमें से सामान्यतः जो धुआं है, धक्कड़ है, कंकड़ है, वो तेजी से बाहर निकल रहे हैं। स्वाभाविक है कि इसमें से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े ऊपर निकल जाते हैं, टेफरा छोटे टुकड़े ऊपर निकल गए, गैसें बाहर निकल गई, जलवाष्प बाहर निकल गई और इसके साथ साथ जो है भाई जो लिक्विड है वो लिक्विड देखिए आप, ये बगल में बह रहा है और ये बहने वाला जो लिक्विड है इसी को सामान्यतः हम कहते हैं लावा। ठीक है ना। जब मैग्मा में से सारी गैसें और चट्टानों वाले टुकड़े अलग हो जाते हैं तो जो तरल पदार्थ बहता है वो तरल पदार्थ कहलाता है सामान्यतः लावा, इसको हम कहते हैं लावा। और धीरे 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 हजारों सालों तक ये लावा निकल करके बहता रहता है और बहते रहने के साथ ही नीचे जो सामान्यतः धरातल पर इसका केंद्र है वो ऊपर उठता उठता मुख उसके ऊपर उठ जाता है, कई हजार मीटर तक ऊपर उठ जाता है। और ये जो ज्वालामुखी का मुख है, इस ज्वालामुखी के मुख को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रेटर। और अगर ये ज्वालामुखी का मुख काफी बड़ा है तो इसको हम कहते हैं जो है भाई कॉल्डेरा।
तो इसको हम कोल्डेरा कहते हैं, या छोटा है तो इसको हम क्रेटर कहते हैं। और स्वाभाविक है ये जो है भाई लगातार लावा के सामर्थ्य जो है भाई फैलने के कारण ये पूरा ऊंचा बड़ा पर्वत बन जाता है। और स्वाभाविक है कि कई सारे ज्वालामुखी जो पर्वत है वो स्थानीय पर्वतों से भी ऊंचे हैं, अर्थात धरातल का ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई अगर समुद्र तल से 1000 मीटर व उससे अधिक है तो उसे हम पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से जब अधिक हो जाती है तो इनको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे ऊजस डेल सलेडो अर्जेंटीना और चिली का सामर्थ्य ज्वालामुखी है, ठीक है ना, उसका जो पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6900 मीटर से अधिक है। ऐसे इक्वेडोर का कोटेपेक्सी है, ऐसे इटली का एटना है। ये सामर्थ्य जो एक्टिव वॉल्केनिक है ये हजारों सालों से, कई सौ सालों से ये मेग्मा निकाल रहे हैं और इस प्रकार से इसके जमने के कारण ये बड़ा पर्वत बन गया और इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, या इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत। तो स्वाभाविक है कि ये ज्वालामुखी नीचे से मेग्मा भारी मात्रा में धक्का लगा रहा है, धक्का लगा करके सामान्यतः तोड़ करके बाहर निकल रहा है और लगातार निकल रहा है। और नीचे से जो धक्का है ये सभी जगह लगा रहा है, ठीक है। और हो ये रहा है कि ऊपर जहां पर हल्की चट्टाने हैं उनको तो तोड़ करके बाहर निकल रहा है, लेकिन जहां पर चट्टाने ऊपर अगर मान करके चलो कि अंदर आग्नेय चट्टाने हैं, ऊपर अगर बेसाल्ट चट्टाने अधिक हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में वहां वो चट्टानों को तोड़ नहीं पाता। तो जो दरारें होती है अवसादी चट्टानों की, आदर चट्टानों की, उन चट्टानों की बीच में जाकर के ये जमा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की जो आप अगर आकृति देखें तो ऐसी भी चट्टानों की अंदर आकृति बनती है और इन चट्टानों के बीच में जाकर के ये जो है वो सर्पिलाकार आकृति थी और उस आकृति में जाकर के ये मेग्मा जमा हो गया और जमा हो गया तो अंदर ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हो गया। इस प्रकार की जो सर्पिलाकार आकृति में चट्टानें नीचे बनती है जो कई बार कई 100 किलोमीटर लंबी होती हैं, ऐसी जो चट्टानें हैं उनको हम कहते हैं फोकोलिथ, ठीक है ना। इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फोकोलिथ कहते हैं। और कई बार इस प्रकार की चट्टानें जब ऊपर जो है भाई मृदा का अपरदन होता है तो कई बार ये चट्टानें स्थल पर भी निकल आती और ये इतनी मजबूत होती हैं, इतनी चौड़ी होती हैं, ऊपर निकल आती हैं तो कई बार ये रहस्यमय हो जाती हैं और कई बार इनको हम भगवान शिव के, महादेव की पिंडी के रूप में मान करके भी पूजना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसा अनुमान मैं लगा सकता हूं कि जैसे ग्वालियर का अचलेश्वर मंदिर है, स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो फोकोलिथ है जो चट्टान ऊपर निकल करके आई। और उससे उस समय ऐसा था कि जिबाजीराव सिंधिया के समय जब उनकी सेना निकलती थी तो उनके घोड़ों के जो पैर थे वो से टकरा करके डैमेज होते थे, घायल हो जाते थे वो। तो जब इसकी शिकायत सेनापति को की गई तो सेनापति ने इनको निकालने का प्रयास किया और सेनापति से जब ये नहीं निकली, क्योंकि निकलना आसान नहीं है, ये नीचे कई लंबी सामर्थ्य जो है भाई चौड़ी कई मीटर और कई किलोमीटर लंबी होती हैं, धातु से बनी हुई होती हैं। तो जब इनको नहीं खिंचवा पाए तो एक कोतूहल का विषय हो गया। ये विषय पहुंचा सामर्थ्य जिबाजीराव सिंधिया के पास, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। जब ये नहीं निकली तो फिर जो है भाई राजमाता विजयराजे सिंधिया को इस प्रकार का स्वप्न हुआ कि ये जो है ये मैं स्वयं महादेव हूँ और मुझे जो है भाई इस तरह से ना निकाला जाए और नहीं तो मैं साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूंगा। तब राजमाता विजयराजे सिंधिया ने उस स्वप्न के आधार पर साक्षात महादेव ने दर्शन दिए तो उन्होंने फिर यहाँ पर जो है वो मंदिर का निर्माण करवाया और इसको, चूंकि ये अचल थी इसलिए इसको नाम दिया गया अचलेश्वर। एक सामान्य जनश्रुति है और उसके अनुसार अचलेश्वर जैसे जो पिंडियां हैं वो फोकोलिथ हो सकती है, ये जनश्रुति है। तो स्वाभाविक है कि ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से ये जो फोकोलिथ बनती है ये फोकोलिथ कई बार ऊपर तक निकल आती है। ऐसे ही एक तिरछे
कई बार दरार ऐसी पाई जाती है जो एक एंगल पर झुकी हुई होती है, और ये एक एंगल पर इस प्रकार से झुकी हुई है, एक एंगल पर इस प्रकार से झुकी हुई है। तो इस जो जो ये चट्टान बनी है इसको कहा जाता है सामान्यतः बॉस। एक एंगल पर झुकी हुई ग्रेनाइट चट्टान को, आंतरिक चट्टानों को क्या कहा जाता है? बॉस। ये आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इसी में ही आगे चलकर के एक महीन सी आकृति बनती है पतली, तो उसको सामान्यतः कहा जाता है जो है भाई सीट। इसको सामान्यतः सीट कहते हैं या चादर कहते हैं, और थोड़ी मोटी जो बनती है तो इसको सामान्यतः कहा जाता है सिल। और इसी प्रकार के दो बड़ी सामान्यतः चट्टानों के बीच में, ये दो बड़ी चट्टानों के बीच में जब सामान्यतः ये दो बड़ी चट्टानें इनके बीच में, और ये ऊर्ध्वाधर रूप से सामान्यतः इनके बीच में एक मेग्मा गया जाके ठंडा हो गया, तो इसको सामान्यतः कहा जाता है डाइक। तो डाइक कहा जाता है। छड़ी के आकार की कोई अगर मेग्मा जाके ठंडा हो गया तो इसको कहा जाता है स्टिक कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो है भाई सीधे कटोरे की आकृति की अगर कोई इस प्रकार की दरार है, उसमें जाकर के मेग्मा जमा हो गया और जो चट्टान बन गई, तो उसको कहा जाता है लोपोलिथ। और इसके साथ साथ उल्टे कटोरे की अगर कोई दरार थी, उसमें जाकर के मेग्मा जमा हो गया, तो उसको कहा जाता है सामान्यतः लोकोलिथ। लोकोलिथ कहा जाता है। और इस प्रकार से सामान्यतः ये जो समस्त प्रकार की चट्टान है, इनको ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जाना जाता है। और जब कभी ये ज्वालामुखी शांत होता है तो बीच में एक डूम शेप में जो पूरा मेग्मा ठंडा हो जाता है, इसको कहा जाता है बाथोलिथ। तो इसको बाथोलिथ चट्टान कहा जाता है। और स्वाभाविक है इन जो समस्त प्रकार की चट्टानें बनी है इनको कहा जाता है ग्रेनाइट रॉक्स। तो इस प्रकार की चट्टानें जो अंदर पाई जाती हैं, और बाहर देखिए ये लावा जो है भाई फैल रहा है, फैल करके ये क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है, ठंडा होकर के जम रहा है, आप देखिए। और जमने के कारण ये ऊपर जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है वो सामान्यतः वेसाल्ट रॉक्स बन रही हैं, अर्थात एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बन रही हैं, है ना। बेसाल्ट चट्टानें बन रही हैं, और बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का जन्म होता है, ब्लैक सॉइल बनती है इनसे। तो ये लावा चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट चट्टानें बन रही हैं। और अगर धरातल पर इस ज्वालामुखी के एक तरफ सपोज करो कि अगर यहाँ पर जल है, तो यहाँ पर ये जल के कारण बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आकृतियां बन जाती हैं, इस सामान्यतः जो है लावा के ठंडे होने से। और इनको सामान्यतः कहा जाता है ब्रासिया, ठीक है ना। इनको ब्रासिया कहा जाता है। इस प्रकार से अगर समुद्र के अंदर ये चट्टानें ऊंची ऊंची बनती है, उन्हें ब्रासिया कहा जाता है। इधर जो बनती है सामान्यतः धरातल पर बेसाल्ट कहते हैं, और अंदर इतनी प्रकार की चट्टानें बनी, इन सबको ग्रेनाइट रॉक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम वॉल्केनिक की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी सामान्यतः धरातल के ऊपर बना हुआ एक छिद्र या दरार है, जिससे भारी मात्रा में पृथ्वी के अंदर अनावश्यक रूप से जो हीट उत्पन्न हुई, उसके कारण चट्टान धातुएं सब जो पिघल गई और भारी मात्रा में स्टीम नीचे से ऊपर धक्का लगाती है, तो वो सामान्यतः भारी मात्रा में स्टीम ऊर्जा ये बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार से पृथ्वी को सामान्यतः सेफ रखती है। इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक। वॉल्केनिक के जितने भी सारे केंद्र हैं वो जो है भाई भूपर्पटी के निचले भाग में और प्रवार के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। स्वाभाविक है कि जब इनके प्रकारों की बात करते हैं कि भाई ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ज्वालामुखी तीन ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉल्केनिक अर्थात जागृत ज्वालामुखी, नंबर 2 डोरमेंट वॉल्केनिक अर्थात तो सुसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी, और नंबर 3 अगर हम बात करें तो सामान्यतः निष्क्रिय ज्वालामुखी या डेड वॉल्केनिक। तो ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों सालों से लगातार मेग्मा निकाल रहे हैं, कभी भी रुके नहीं, जिनमें भारी मात्रा में हीट है, नीचे भारी मात्रा में सामान्यतः मेग्मा निकल रहा है, वो एक्टिव वॉल्केनिक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे सामान्यतः अमेरिका के हवाई द्वीप की अगर अपन बात करें, यूएसए में हवाई द्वीप के माउना किया, माउना लोआ,
अभी माउना लुआ ने भारी मात्रा में मेग्मा निकाला भी हाल ही में। इसके साथ साथ सामान्यतः इक्वेडोर का कोटेपेक्सी, इटली का एटना माउंटेन, इसके अलावा जो है भाई ओचेस डेल सलेडो, कई सारे सामान्यतः जो वॉल्केनिक है, और इंडिया का बैरन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन वॉल्केनिक, ये एक्टिव वॉल्केनिक है। दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी है अर्थात डोरमेंट वॉल्केनिक है, वो वॉल्केनिक जो नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब कम हुए तो नीचे हीट कम हुई तो स्वाभाविक है कि नीचे प्रेशर कम हुआ तो इनने फोर्स लगाना ऊपर कम कर दिया, कम फोर्स के कारण मेग्मा निकलना बंद हो गया, लेकिन नीचे बराबर से हीट बनी रही है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो आज सामान्यतः निष्क्रिय है लेकिन भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उनको अपन कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ही के पास का जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच का जो ज्वालामुखी है क्रकाताओ, इंडोनेशिया का क्रकाताओ, ये ज्वालामुखी लंबे समय से शांत था, परंतु 1881 के आसपास इसने एकदम से सामान्यतः पूरे पर्वत को उड़ा दिया और जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गया और लगभग 3 दिन तक इंडोनेशिया के आसपास के द्वीपों को इतना इसमें से धुआं राख निकला कि दिन और रात का पता ही नहीं चला। ठीक है ना। तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं जो आज जो है भाई निष्क्रिय है परंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। और ऐसे जो ज्वालामुखी हैं, जो ज्वालामुखी अब सामान्यतः भविष्य में कभी भी जो है भाई ये एक्टिव नहीं हो सकते, इनकी जो बेंट है वो पूरी तरह से जम चुकी है, तो इन ज्वालामुखी को हम कहते हैं निष्क्रिय या डेड ज्वालामुखी वॉल्केनिक। आप देख सकते हैं कि म्यांमार का पोपा, ईरान का को सुल्तान देवबंद वॉल्केनिक और हमारा भी नारकुंडम वॉल्केनिक, ये सामान्यतः डेड वॉल्केनिक है। ये बात अलग है कि 2004 में सुनामी के बाद हमारे नारकुंडम जो वॉल्केनिक है अंडमान निकोबार में, उसमें से धुआं उठता हुआ देखा गया है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्वालामुखी अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनिक, डोरमेंट वॉल्केनिक, सुसुप्त ज्वालामुखी और डेड वॉल्केनिक, निष्क्रिय ज्वालामुखी, 3 प्रकार के ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी सर्वाधिकता विश्व में प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाई जाती है। लगभग 68% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं। इसीलिए प्रशांत महासागर को द फायर रिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर लगभग 20% के आसपास जो ज्वालामुखी हैं, वो ज्वालामुखी 18 से 20% वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में पाए जाते हैं। इटली वाला, यूरोप वाला मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसमें पाए जाते हैं। और सबसे कम जो ज्वालामुखी हैं वो सामान्यतः अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी में पाए जाते हैं 10% के आसपास। इस प्रकार से जब वॉल्केनिक की बात की जाती है कि ज्वालामुखी क्या है, तो ये ज्वालामुखी प्रकार और क्या क्या इनमें निकलता है, याद रखिए इसमें तो सारी गैसें निकलती हैं पर ऑक्सीजन नहीं निकलती है ना, ये याद रखिएगा। पेपर में प्रश्न बनता है कौन सी गैस नहीं निकलती, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती इसमें से। तो स्वाभाविक है कि आज मैंने आपसे चर्चा वॉल्केनिक के ऊपर की। धन्यवाद।